going to discuss about factors affecting decisions. फाइनेंसिंग डिसीजंस को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है आपका कॉस्ट. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू डिफरेंट सोर्सेस. जो कॉस्ट है फंड्स को रेज करने की अलग अलग सोर्सेस से, वो कॉस्ट अफेक्ट करती है आपके फाइनेंसिंग डिसीजन को. कितना पैसा कहां से लेना है वो आपका अफेक्ट करेगा आपके बिजनेस को. ठीक है. देन व्हाट अफेक्ट्स डिफरेंट सोर्सेज से अ प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजर. एक जो केपेबल मैनेजर है वुड नॉर्मली ऑप्ट फॉर द सोर्स विच इज द चीपेस्ट. आप जो एक प्रूडेंट है, जो क्षमता, जिसके अंदर बहुत अच्छी क्षमता है बिजनेस को रन करने की, वो कैसा सोर्स लेगा? पैसा अपने बिजनेस में कहां से लाएगा? जहां से इजी वे में उसे पैसा मिले, वो उस इजी वे में मनी लाकर अपने बिजनेस में लगाएगा, अपने बिजनेस को देगा. क्योंकि रिस्क है, तो बिजनेस इज एसोसिएटेड विद रिस्क ऑफ डिफरेंट सोर्सेज. क्योंकि बिजनेस जो है बहुत सारे सोर्सेज से रिस्क उसके अंदर होता है. फ्लोटेशन कॉस्ट, हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट, लेस अट्रैक्टिव द सोर्स. जितनी ज्यादा हायर होगी सोर्स, उतनी ज्यादा हमारी अट्रैक्टिव क्या होगी? उतनी ज्यादा हमारे अट्रैक्टिव सोर्स होगी जितनी ज्यादा हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट होगी. फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है? एडवर्टाइजिंग में पैसा लगाना. ये क्या है? फ्लोटेशन. ये कॉस्ट तो होना ही होना है जब आप बिजनेस के अंदर है. यहां पे जो ये कॉस्ट है, ये क्या है? एक लेस अट्रैक्टिव सोर्स है आपके बिजनेस के लिए. ये एक लेस अट्रैक्टिव सोर्स है. देन कैश फ्लो ऑफ द कंपनी. एक कंपनी का कैश फ्लो, अ स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजिशन मेक डेट फाइनेंसिंग मोर वैल्यूएबल देन फाइनेंसिंग थ्रू इक्विटी. और जितनी ज्यादा आपकी कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग होगी, उतनी ज्यादा आपकी फाइनेंसिंग स्ट्रांग होगी इक्विटी से. इक्विटी क्या है? इक्विटी वो है जो पैसा आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो. दो चीजें होती है. देखो, एक इक्विटी होता है, इक्विटी से आप पैसा रेज करते हो, डेट से पैसा रेज करते हो. दोनों तरीके से आप पैसा अपने बिजनेस में लेकर उधारी लोगे, या आप अपना शेयर कैपिटल को बना के इक्विटी बना के आप क्या करोगे? बिजनेस में पैसा लेकर आओगे. तो कैश फ्लो पोजीशन कैसे पता चलेगी? कितना पैसा आपका बिजनेस में लगा हुआ है, क्या क्या एक्टिविटीज आप अपने बिजनेस में कर रहे हैं, उससे पता चलेगा. तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. इफ बिजनेस हैज हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिल्डिंग, रेंट, इंश्योरेंस, प्रीमियम, सैलरीज, इट मस्ट रिड्यूस द फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट. अगर आपके पास रेंट दे रहे हैं आप, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है. ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब जब आप बिजनेस के ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका खर्चा ये हो ही रहा है. इंश्योरेंस प्रीमियम आपको देना है, सैलरीज आपको देनी है. ये जो पैसा है, ये मनी आपका फिक्स्ड है. ये तो होगा ही होगा ऑपरेशन के दौरान. जब आप बिजनेस की एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो ये पैसा आपका खर्च होगा ही होगा. लोअर फाइनेंसिंग इज बेटर. कम फाइनेंसिंग बेटर होती है. लोअर डेप्थ भी बेटर होता है. इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज लेस, अगर फिक्स्ड कॉस्ट लेस है, मोर ऑफ डेट फाइनेंसिंग में बी प्रिफर्ड. तो ज्यादा डेट फाइनेंसिंग आप प्रेफर करते हैं. कंट्रोल कंसिडरेशंस. इश्यू ऑफ मोर इक्विटी में लेड टू डिल्यूजन ऑफ मैनेजमेंट. जितनी ज्यादा आप इक्विटी लेंगे, उतना ही ज्यादा आप मैनेजमेंट के में खो जाएंगे. डिल्यूजन होगा. डिल्यूजन मतलब जो डेट फाइनेंसिंग है, no such implications, company afford to take over bid without preferring debt or equity. अब कंट्रोल कंसिडरेशन क्या कहता है? कंट्रोल कंसिडरेशन ये कहता है कि जो इक्विटी के इश्यूज है, उसको हमें संभालना है. कैसे संभालना है? क्योंकि जो कंपनी है, टेक ओवर विद विदाउट डेट टू इक्विटी. कितना उधार है, कितना पैसा लाना है, वो चीज पर कंपनी का कंट्रोल होना जरूरी है. कहां से मनी रेज करना है? स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, हेल्थ ऑफ कैपिटल मार्केट में ऑल्सो अफेक्ट. क्या स्टेट है कैपिटल मार्केट की, क्या हेल्थ है कैपिटल मार्केट की? द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन स्टॉक मार्केट इज रेजिंग, मोर पीपल इन्वेस्ट इन इक्विटी. जब स्टॉक मार्केट रेज हो रहा है, तो ज्यादा लोग किसमें रेज करते हैं? इक्विटी में रेज कर रहे हैं. Depressed capital market may make issue of equity shares different of any company.
आप जितने ज्यादा आपका कैपिटल मार्केट है उतना ही ज्यादा आपके इश्यूज भी हो सकते हैं रिलेटेड टू योर कैपिटल मार्केट। क्या स्टेट है, कहां क्या स्टॉक मार्केट से कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा आपने लगा रखा अपने बिजनेस में, वो चीज यहां पे डिपेंड करती है। हाउ मच मनी यू हैव इन्वेस्टेड इन दी कैपिटल मार्केट। इश्यूज होते हैं इक्विटी शेयर्स के जो आपकी कंपनी के लिए क्या होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो आप जिनमें डिसीजंस लेना कंपनी के लिए क्या रहता है, डिफिकल्ट होता है। ये आपके कैश फ्लो पोजीशन में आ रहा है। देखो हमने 3 चीजें पढ़ी, इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन ये बता रहा है कि आपने कहां से कहां पैसा इन्वेस्ट करना है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। फाइनेंसिंग डिसीजन ये बता रहा है कि कहां से आप पैसा लाओगे, कब, कितना, कैसे लगाना है और उसको लगाने से क्या होगा, आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होगी या बुरी होगी, कितना इक्विटी लेना है आपको, कितना डेट लेना है आपको बिजनेस के अंदर। ये हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, फाइनेंशियल डिसीजन से हमें पता चलेगा कि कंपनी को हमें किस तरीके से कंट्रोल देना है। क्योंकि कुछ खर्चे जैसे सैलरीज देना एम्प्लॉय को, वो तो हर मंथ होना ही होना है। अब आप सोचोगे कि मैंने इस महीने 10 लाख बिजनेस में लगा दिया, मेरे को पैसा मिल गया, अगले महीने के 10 लाख का कहां से अरेंजमेंट करोगे, कैसे लाओगे, वो कैश फ्लो कैसे होगा, वो चीज समझना, वो आपको फाइनेंशियल डिसीजन सिखाता है। यहां पे समझ में आएगा कि कैसे मेरे को अपने देना है, कितना मुझे वेंचर्स देने हैं, कितना मेरे को प्रीमियम देना है। यहां पे आपको वो चीज समझ में आएगी कि मुझे अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाना है और कितना देना है। आज 10 लाख दे दिए, इस महीने का तो मेरा हो गया, अगले महीने का कैसे होगा। देन डिविडेंड डिसीजंस दैट एवरी फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। क्योंकि यहां पे आप किसकी बात कर रहे हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो। डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। आप देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि डिविडेंड क्या होता है। कईयों को तो यही नहीं पता होगा कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड वो डिसीजन है जो एवरी, पहले पॉइंट नोट करो, एवरी फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड। जब आपको डिविडेंड बांटना है अपने शेयर होल्डर्स को, तो ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि मुझे कितना डिविडेंड देना है। क्योंकि हमने क्या बोला, हमारी जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो किस पर डिपेंड करता है, कैश फ्लो पे कंपनी के। जो हमने पहले 2 पॉइंट पढ़े, मैं बात करूं इन्वेस्टिंग की, मैं बात करूं फाइनेंसिंग की। फाइनेंसिंग पे क्या डिपेंड कर रहे हो आप, कैश फ्लो पे। इन्वेस्टिंग पे क्या डिपेंड कर रहे हो, कैश फ्लो पोजीशन पे कंपनी की। ये कैश फ्लो पोजीशन मुझे कैसे पता चलेगी, भाई जितना मेरी कंपनी के शेयर्स हैं उससे मुझे जो पैसा मिल रहा है वो मैं अपने शेयर होल्डर्स को कैसे बांट रहा हूं, वो क्या है, मेरा डिविडेंड है। सो डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। ये वो पार्ट है प्रॉफिट्स का जो मैंने शेयर होल्डर्स को बांटा हुआ है। ठीक है, द डिसीजन इन्वॉल्व हियर इज हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि कितना प्रॉफिट मैंने अर्न किया है, कैसे अर्न किया है, शेयर होल्डर्स को टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट जो अर्न किया है इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स एंड हाउ मच इट शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। कितना पैसा मुझे उसमें से जो मैंने कमाया अपने शेयर होल्डर्स को देना है। मान लीजिए आपका 10 रुपए का शेयर है, आपने 10 रुपए की शेयर वैल्यू डाली अपने बिजनेस में अपनी शेयर की। अब आपकी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, अब मुझे पर शेयर उसे कितना रिटर्न देना है, 11 रुपए देना है, 12 रुपए देना है, 11.5 देना है, 13 देना है, 10.5 देना है। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट मैं प्रीमियम का दे रही हूं एज अ डिविडेंड टू माई शेयर होल्डर्स, ये मैं कितना दूं, क्योंकि मुझे अपने फ्यूचर के बिजनेस भी देखना है और कितना मैं एज अ रिटेन अर्निंग रखूं अपने बिजनेस में। हाउ मच शुड आई कीप एज अ रिटेन्ड अर्निंग इन माई बिजनेस। So when the dividend constitutes the current income, reinvestment as retained earning. तो हमारी जो करंट इनकम होगी वो किसको रिफर करेगी, रिटेन्ड अर्निंग को। ठीक है, सो इंक्रीजेस द फॉर्म फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी। इन्वेस्टमेंट डिविडेंड डिसीजन से हमारी फ्यूचर की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, हम और ज्यादा कमाएंगे। अभी मैंने अपने शेयर होल्डर्स को 10 का 11 रुपए शेयर दिया, मैंने कमाया, मैंने 12 दे दिया, मैंने कमाया, मैंने 15 शेयर दे दिया, फिर मैंने 12 रुपए की डिमांड करी, फिर मैंने 15 का शेयर दे दिया, फिर मैंने 16 रुपए की डिमांड करी, फिर मैंने 20 का शेयर 20 का प्रीमियम के साथ दे दिया। तो ये क्या है, मेरी अर्निंग कैपेसिटी
बढ़ रही है, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है अगर मैं अपने बिजनेस में इस तरीके से पैसा लगा रहा हूं। द एक्सटेंट ऑफ रिटेन अर्निंग ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ फर्म। तो यहां पे जो मेरे बिजनेस का, जो मेरे फर्म का डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। सिंस द फर्म डज नॉट रिक्वायर फंड्स टू द एक्सटेंट of reinvested retained earning, the decision regarding dividend should be taken keeping in the view the overall objective of management maximizing shareholders worth। क्योंकि अभी मैं आपको बताया था दो कॉन्सेप्ट होते हैं। हमारा जो डिविडेंड डिसीजन होता है, हम क्यों ले रहे डिविडेंड डिसीजन, ये बताओ क्यों ले रहे हैं। आज मेरी कंपनी में एक शेयर होल्डर ने 10 रुपए लगाए, मैं उसे प्रीमियम दे रही है, मैंने उसे प्रीमियम दिया 12 रुपए, वो एनकरेज हुआ, कल को फिर वो मेरी कंपनी में पैसा लगाए, मैंने 15 रुपए का शेयर किया, मैंने उसे फिर प्रीमियम दिया, मैंने उसको 18 रुपए दे दिया, 3 रुपए का फिर प्रॉफिट दे दिया उसे हर शेयर पे। तो इससे क्या होगा, वो एनकरेज होगा और यहाँ पे शेयर होल्डर की वेल्थ भी बढ़ रही है, उसकी वेल्थ भी बढ़ रही है। वेल्थ कैसे बढ़ रही है, क्योंकि उसने जो पहले पैसा लगाया वो फिर उसे पता है कि ये कंपनी मुझे देकर ही जा रही है, मैं फिर उसमें पैसा लगाऊं। तो जब वो 18 रुपए दिया तो फिर अगली बार फिर शेयर इश्यू किया जाएगा तो फिर इंक्रीज होगा। एस टाइम अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव शेयर एमआरएफ का है, 1,15,000 की 1 लाख कुछ 11,000 करके उसका पर शेयर की वैल्यू है। क्यों नंबर 1 बना है, तो कभी वो भी स्टार्टिंग में कुछ रहा होगा, इतनी पुरानी कंपनी है। प्रॉक्टर एंड गैम्बलर का शेयर देखिए आप, टॉप 10 में आ रखा है। लेंस कार्ड का शेयर वैल्यू देखिए आप, तो ये इन्होंने भी तो कभी बिजनेस स्टार्ट किया होगा। वहां पे लोग पैसा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पता है ये कंपनी देकर जा रही है ना, तो इसलिए आप बार बार री इन्वेस्ट करोगे। तो ये जो पैसा बार बार लगा रहे हो, फिर आपने 20 रुपए का शेयर दिया कंपनी को, आपने फिर लगाया, फिर 25 रुपए का है, फिर कंपनी ने 35 रुपए का शेयर दिया, फिर आपने 40 रुपए कमा लिए, तो बार बार लगा रहे पैसा कमा रहे हो। ये क्या आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, नहीं हो रही है। कहा 10 रुपए का आपने लगाया और आप आज 40 रुपए लगा, 40 रुपए आपको मिला लगा कर उसी कंपनी में, तो आप हर बार लगाने में प्रॉफिट कमा रहे हो ना। ये जो हर बार आप प्रॉफिट कमा रहे हो उससे क्या होगी, आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो, आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या आपको पता है आपको कंपनी देकर जा रही है। यहां तक समझ में आया कैसे हम अब क्या डिसीजन हम ले। बेसिकली आपको ये समझना है जिस शेयर पर हम पैसा लगा रहे हैं हम उस पर क्यों लगा रहे हैं, बस आपको डिविडेंड डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जो कंपनी बांट रही है अपने एम्प्लॉइज को, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रही है हर महीने, वो तो खर्चा होना ही होना है। शेयर होल्डर्स को जो दे रही है वो क्या दे रही है, प्रीमियम अमाउंट दे रही है। प्रीमियम अमाउंट क्या है, वो हमारा डिविडेंड है कंपनी का। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ये वो फैक्टर्स हैं जो आपके डिविडेंड डिसीजंस को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला, हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट एज अ प्रॉफिट एंड हाउ मच विल द रिटेन अर्निंग इन द बिजनेस अफेक्टेड बाय द मैनी फैक्टर्स। कितना प्रॉफिट आपके बिजनेस का होना चाहिए और आपकी कितनी रिटेन अर्निंग होनी चाहिए कि वो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ अर्निंग, डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करंट एंड पास्ट अर्निंग। जो डिविडेंड है वो आप अभी की अर्निंग से और पास्ट अर्निंग से पे करोगे। Therefore, earnings is a major determinant of decision about dividend. तो जो अमाउंट ऑफ अर्निंग है वो क्या है, डिविडेंड पे कर रहे हैं करंट से और पास्ट अर्निंग से। सो देयरफॉर अर्निंग क्या है, मेजर डिटर्मिनेंट है डिसीजन का। किस डिसीजन का, डिविडेंड डिसीजन का। कितनी अर्निंग हुई ये फैक्टर अफेक्ट करेगा ना। कैसे करेगा, जो डिविडेंड आपने पे किए करंट और पास्ट अर्निंग में कमा कर पे किया, उससे आपका डिसीजन पर फर्क पड़ेगा। पहले कितना कमाया, आप कितना कमा के कितना दे रहे हो, उससे आपका डिसीजन पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, अर्निंग इज अ मेजर डिटर्मिनेंट। डिविडेंड के डिसीजन में ये आपका एक मेजर फैक्टर बन जाता है कि आपने कितना कमाया यहां से। ठीक है, देन स्टेबिलिटी अर्निंग, अदर थिंग्स रिमेन द सेम। अ कंपनी हैविंग स्टेबल अर्निंग is in a better position to declare higher dividend। जिसकी अर्निंग स्टेबल है, उससे पता है हर महीने में 2-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रही हूँ, स्टेबल है, मेरे हर महीने 2 लाख रुपए मैं कमा ही रही हूँ, स्टेबल अर्निंग है। आज 10 रुपए का शेयर है, कल को 12, फिर 12 पे 14, फिर 16, हर महीने जो है मिल रहा है। जिसकी स्टेबल अर्निंग है, एक अमाउंट मिल रहा है, उसकी पोजीशन ज्यादा बेटर होगी।
as compared to the earning of the company which is not stable. कभी 2 लाख, कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 4 लाख, कुछ पता नहीं है. So as against this, a company have unstable earning is likely to pay small dividend. जिसकी unstable होगी वो naturally है वो smaller dividend ही देगी. जिसकी earning का पता नहीं है उसकी dividend कैसा होगा, smaller होगा. समझ में आया? डिविडेंड डिसीजन में आपने ये सोचना है कि जो मैंने अपने शेयर होल्डर्स को पैसा वापस देना है कि क्या सोचकर दे रहा हूं, किस वजह से वो फैक्टर अफेक्ट होगा. ठीक है. स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स. कंपनी जनरली फॉलो अ पॉलिसी ऑफ स्टेबलाइजिंग डिविडेंड per share. The increase in dividend is generally made when there is confidence that their earning potential has gone up, and not just the earning the current year. In the other way, dividend per share is not altered if. अब स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स की बात करें. जो कंपनी पॉलिसी ले रही है स्टेबलाइजेशन डिविडेंड पर शेयर की, हम स्टेबल डिविडेंड अपने कंपनी अपने उसको देंगे ही देंगे शेयर होल्डर्स को. द इंक्रीज इन डिविडेंड इज जनरली मेड व्हेन देयर इज कॉन्फिडेंस दैट द. अब एक कंपनी जो स्टेबल डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, वो क्या कर रही है? द इंक्रीज इन डिविडेंड इज जनरली मेड व्हेन देयर इज कॉन्फिडेंस. अब इंक्रीज इन डिविडेंड कब होगा? जब आपके पास ये कॉन्फिडेंस है that their earning potential has gone up and not just the earning of the current year. In other words, dividend per share is altered. यानी कि आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो भी आपका बढ़ रहा है, करंट ईयर से ज्यादा हो रहा है, यानी कि आपका करंट पर शेयर भी बदल रहा है. या करंट पर शेयर इज ऑल्सो ऑल्टर्ड. मतलब चेंज. वो भी बदलेगा नहीं, आपकी अर्निंग कैपेसिटी में डिपेंड करेगा कि आप अपनी. अब कंपनी क्या सोचेगी? कस्टमर ने तो सोचा, शेयर होल्डर ने सोचा कि चल यार मुझे हर महीने 2 रुपए भी पर शेयर मिल रहा है, ठीक है मैं तो कमा ही रहा हूं ना, मैंने तो 10 रुपए लगाया, मैंने 1000 रुपए लगाए हैं, हर महीने 200 रुपए कमा लेता हूं. लेकिन जो कंपनी ये जिसका कंपनी का डिविडेंड स्टेबल है वो कंपनी भी ये डिसीजन लेगी आगे फ्यूचर में अगर उसको अपने शेयर होल्डर से पैसा बढ़ाना है कि मैं किस तरीके से अपना मनी को इंक्रीज करूं और चेंजेस लाऊं या मैं ना लेकर आऊं. The change in earning is small or seen to be temporary in nature. जो अर्निंग होगी या तो वो कम होगी या वो थोड़े समय के लिए होगी. ठीक है. It is either it will be changed or it will be for the smaller period. So now increasing the future earning capacity. Growth opportunities. 4th point says is growth opportunities. Company having good growth opportunities retain more money and out of their earning. So as the finance, the required investment. यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की. मेरी कंपनी की ग्रोथ कितनी है? द डिविडेंड इन ग्रोथ कंपनी इज देयरफॉर स्मॉलर देन दैट ऑफ द नॉन ग्रोथ कंपनी. जिस कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को ऐसे समझिए आप. देखिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कंपनी का क्या होता है? कंपनी का ग्राफ होता है. कंपनी अपनी ग्रोथ को देखती है. कैसे देखती है अपनी ग्रोथ को? ग्राफ बनाएगी. मेरी कंपनी ग्रो कर रही है. ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है मेरी कंपनी की कि मेरी कंपनी का जो बाय ग्राफ है वो हमेशा इंक्रीज हो रहा है. तो जो कंपनी ग्रो करेगी उसकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, उसकी अपॉर्चुनिटी, जो उसको पैसा लगाना है बिजनेस में, वो भी उस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि भाई उसको पैसा ज्यादा चाहिए क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं हर बार. तो नेचुरल बात है वो डिविडेंड भी ज्यादा ही देगी. द डिविडेंड इन द ग्रोथ कंपनीज देयरफॉर स्मॉलर देन द नॉन ग्रोथ कंपनीज. जो कंपनी ऐसे ग्रोथ कंपनी कर रही है रेगुलरली उनमें डिविडेंड थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू द कंपनीज विच आर नॉन ग्रोथ कंपनीज. समझ रहे हो? जो कंपनी ज्यादा ग्रो करेंगी उनमें नॉन ग्रोथ कंपनीज, जो कंपनी ग्रो नहीं कर रही है उनमें क्या होगा? डिविडेंड भी स्मॉल होगा. और जो कंपनी ग्रो कर रही है उनमें डिविडेंड स्टेबल होगा या फिर वो कम होगा, बट दे विल गिव. यहां तक आपको समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड
इन्वॉल्व्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश। आज जब हम डिविडेंड देंगे अपने शेयर होल्डर्स को तो वो क्या बताएगा कि मेरी कंपनी का आउटफ्लो कितना है कैश का, मेरी कंपनी कितना पैसा दे रही है। अ कंपनी में बी अर्निंग प्रॉफिट बट मे बी शॉर्ट ऑन कैश। एक कंपनी प्रॉफिट कमाएगी पर हो सकता है वो कैश में कम हो। समझ रहे हो? कैश फ्लो पोजीशन पे डिपेंड करेगा मेरी कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन क्या है, मतलब कितना पैसा वो हर महीने भाती है। 10 लाख रुपए तो खर्चा चाहिए ही चाहिए, होना ही होना है। अब वो क्या है, उसकी कैश फ्लो पोजीशन है कि उसको डे टू डे वर्किंग कैपिटल के 10 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। सैलरीज देना, डिविडेंड देना, प्रोटेक्शन कॉस्ट पे खर्चा होना, एडवर्टाइजिंग करना, हर चीज में जाना ही जाना है, एक फिक्स अमाउंट जाना ही जाना है। सो कंपनी में भी अर्निंग प्रॉफिट बट मे बी शॉर्ट ऑन कैश। हो सकता है एक कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही हो लेकिन उसके पास पैसा कम हो। मतलब मान लो उसने 10 लाख रुपए कमाए, अगले महीने 12 लाख लगाए, 10 ही कमाए, 2 लाख रुपए बचे और खर्चे आ गए। फिर उसने फिर 12 लाख रुपए कमाया, 13 लाख रुपए, फिर खर्चे और हो गए। कुछ रॉ मटेरियल महंगा मिल गया, वहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, तो कंपनी का हो सकता है खर्चा उस टाइम पे ज्यादा हो जाए। सो अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ कैश इन द कंपनी इज नेसेसरी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे आपके ऊपर यह निर्भर करेगा कि आपकी कंपनी के पास कितना कैश होना चाहिए। द कंपनी शुड हैव दैट मच ऑफ एनफ कैश। नाउ 6 पॉइंट शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। क्या है शेयर होल्डर का प्रेफरेंस? While declaring dividends, management must keep in mind the preference of shareholders in this regard. जब हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि शेयर होल्डर्स के प्रेफरेंशियल शेयर्स कितने हैं। If the shareholders in general desire that at least a certain amount is paid as dividend, the company are likely to declare the same. Therefore, there are always some shareholders who depend upon a regular income from their investment. There are always some shareholders who depend upon a regular income for their investment. तो यहाँ पे जो डिविडेंड पे किया जा रहा है कुछ सर्टेन अमाउंट का, वो डिक्लेयर करेगी। Some shareholders who depend upon a regular income for their investment. कुछ शेयर होल्डर्स है जो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? They are depending upon the regular income. आप समझिए इस चीज को। जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है तो जो मैनेजमेंट है वो क्या डिसीजन ले रही है? कितने प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हैं मेरे? जो शेयर होल्डर्स डिजायर कर रहे हैं एक अमाउंट हो कंपनी में कि उन्हें डिविडेंड मिले, क्यों आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? ताकि आपको कंपनी से डिविडेंड मिले। सो देयर आर ऑलवेज सम शेयर होल्डर्स who depend upon regular income. अब ऐसे शेयर होल्डर हैं जो क्या चाहते हैं कि वो जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको पैसा मिले, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने पर पैसा मिले। वो क्या है? शेयर होल्डर्स हैं, उनको इनकम रेगुलर हो रही है। देन टैक्सेशन पॉलिसी क्या कहती है? आप ये बताओ, कंपनी है टैक्स पे कर रही है नहीं कर रही है? कर रही है। So the choice between the payment of dividend and retained earning is to be same. जो यहाँ पे डिविडेंड है और रिटेन अर्निंग है वो सेम होनी चाहिए। डिफरेंस क्या है? टैक्स ट्रीटमेंट का, डिविडेंड का और कैपिटल गेन का। मतलब क्या बोल रहा है टैक्सेशन पॉलिसी में? समझो इस चीज को। जितना पेमेंट आपने डिविडेंड करना है या जितनी रिटेन अर्निंग आपने रखनी है वो एक हद तक होगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने हर शेयर होल्डर को किसी को 12 दे दिए, किसी को 14 रुपए दे दिए, किसी को 50 रुपए दे दिए। वो डिविडेंड की जो अर्निंग होगी वो एक एक्सटेंड तक होगी, राइट? तो वो आपकी कैपिटल गेन को भी अफेक्ट करेगा। इफ टैक्स ऑन डिविडेंड इज हायर, अगर आपका डिविडेंड पे टैक्स ज्यादा होगा, बेटर टू पे लेस वे ऑफ डिविडेंड, यानी कि आप क्या करेंगे? डिविडेंड को कम पे करेंगे। As compared to this, higher dividend may be declared if tax rates are relatively lower. अगर आपका डिविडेंड ज्यादा है तो टैक्स रेट आप पे कैसे होने चाहिए? कम होने चाहिए। Though the dividend are free of tax in hands of shareholder, जो डिविडेंड है वो आपकी क्या है? फ्री है टैक्स से इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स।
A dividend distribution tax is levied on companies. Thus, under the present tax policy, shareholders are likely to prefer higher dividends. तो नेचुरल बात है, जब कोई भी शेयर होल्डर है वो क्या चाहेगा कि मुझे मेरी कंपनी से हायर शेयर होल्डर्स मिले. वो तभी रहेगा क्योंकि टैक्सेशन पॉलिसी जो है अंडर प्रेजेंट शेयर होल्डर्स इज लाइकली टू प्रेफर हायर डिविडेंड. टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या है उनके अंदर, उनको यह है कि हायर डिविडेंड दिया जाए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉक मार्केट रिएक्शन. अब स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या कहता है? स्टॉक मार्केट रिएक्शन ये कहता है, इन जनरल व्यू एन इंक्रीज इन डिविडेंड एज गुड न्यूज एंड स्टॉक प्राइसेस रिएक्ट पॉजिटिवली टू इट. अब हम जनरल व्यू की बात करें तो जो इंक्रीजिंग आपका डिविडेंड है वो एक डेफिनेटली गुड पॉइंट है, आप पॉजिटिवली रिएक्ट करते हो. एट डिक्रीज इन डिविडेंड मे हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द शेयर प्राइस. अगर आपका डिविडेंड कम हो रहा है तो उसका इंपैक्ट नेगेटिव होगा, लेकिन अगर ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा होगा. द पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी और इक्विटी शेयर प्राइस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसिडर्ड बाय मैनेजमेंट. आप जितना इंपैक्ट दे रहे हैं डिविडेंड पॉलिसी में, वो आपका क्या है, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं आप मैनेजमेंट के खिलाफ, मैनेजमेंट के लिए, सॉरी, व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन. जितना आपका स्टॉक मार्केट में जितना पैसा आपने लगाया है तो आप क्या करेंगे? अगर आपने अपना स्टॉक मार्केट में कम किया डिविडेंड तो आपका स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट कैसा पड़ेगा? नेगेटिव पड़ेगा. शेयर प्राइस का कि यार ये तो कम डिविडेंड दे रही है, पिछली बार तो मुझे 2 रुपए पर शेयर मिला था, इस बार तो मुझे 1 रुपए पर शेयर मिला है. तो आपके डिविडेंड का इंपैक्ट कैसा किया? नेगेटिव किया. जिसने 100 रुपए कमाए पिछली बार, 200 रुपए कमाए, सॉरी, इस बार वो 100 रुपए कमा रहा है, तो इंपैक्ट क्या हो गया? वो शेयर होल्डर क्या सोचेगा? मुझे तो कम पैसा मिला इस बार, पिछली बार तो मैंने 200 कमाया था. तो वो क्यों लगा रहा है? क्योंकि वो ज्यादा कमाना चाहता है. तो वहां पर आपका इंपैक्ट आ गया, नेगेटिव इंपैक्ट किया स्टॉक मार्केट में. सो जो डिविडेंड पॉलिसी है इक्विटी शेयर्स की, वो आप जो ले रहे हैं कि कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना देना है, वो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है. तो वो डिसीजन लेने से पहले आप ध्यान में रखिए कि अगर आपने इस महीने 4 लाख रुपए कमाया और आप 2 रुपए पर डिविडेंड दे रहे हैं, तो अगले महीने आप फिर से 2 रुपए पर डिविडेंड तो दे दें. देन एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट. लार्ज एंड रेप्यूटेड कंपनीज जनरली हैव इजी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट. जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना ज्यादा आपके लिए एक्सेस करना सही होगा कैपिटल मार्केट में. Therefore, may depend less on retained earnings to finance their growth. अब यहां पे आप क्या हैं? देखो यहां पे बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट में एक्सेस कितना होगा? लार्ज और रेप्यूटेड कंपनी का क्या होता है? इजी एक्सेस होता है कैपिटल मार्केट में. जितनी बड़ी कंपनी, जितनी बड़ी रेप्यूटेड कंपनी, उतना ज्यादा वो एक्सेस कर पाएगी मार्केट को. मान रहे हो बात को? कैपिटल मार्केट में सबसे ज्यादा किसका है? मैंने क्या बोला? एमआरएफ टायर का ज्यादा से ज्यादा हायर शेयर है, तो दैट मीन्स दैट इज अ रेप्यूटेड कंपनी, क्योंकि नंबर 1 चल रही है, तो उसका एक्सेस क्या हो गया? हायर हो गया. तो जितना ज्यादा जो डिविडेंड कमा रही है, दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, उसका एक्सेस ज्यादा, उसका कैपिटल मार्केट में नाम ज्यादा. सो देयरफॉर मे डिपेंड लेस ऑन रिटेन अर्निंग्स टू फाइनेंस देयर ग्रोथ. दीज कंपनीज टेंड्स टू पे हायर डिविडेंड्स देन स्मॉलर कंपनीज. तो जिसकी जितनी ज्यादा है, अब वो नेचुरली बात है, जो एमआरएफ टायर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसने नेचुरली पर शेयर उतना ही ज्यादा अर्निंग भी की होगी. जब आज 1 लाख रुपए पहुंच गया तो कभी 70 भी रहा होगा, 80 भी रहा होगा पर शेयर. अब उसने 1,10,000 गया तो उसने कितना गुना ज्यादा पैसा कमा दिया. तो उस पर्सन ने कमाया भी, तो क्योंकि बड़ी कंपनी है तो कमाया भी ज्यादा है ना, तो यानी कि उसका एक्सेस क्या हो गया? ज्यादा हो गया. राइट. अब लीगल कंस्ट्रेंट्स. सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन पे आउट डिविडेंड. कुछ कंपनी एक्ट के प्रोविजंस है, किस तरीके से आपने डिविडेंड को पे करना है, उस पर आप अधीर हो. अधीर मतलब उसी तक आप सीमित हो, उसके बाहर आप जाकर नहीं कर सकते हो. राइट. सम प्रोविजन मस्ट बी अधीर टू व्हाइल डिक्लेयरिंग द डिविडेंड. तो उन प्रोविजंस का आपको ध्यान रखना है जब आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हो कि भाई अब हमने कमा लिया, अब आप कमाने के बाद हम आपको हर शेयर पर 2 रुपए दे रहे हैं, 200 रुपए दे रहे हैं, 300 रुपए दे रहे हैं, जो भी होगा. 100 रुपए का शेयर है तो हमने 110 रुपए कर दिया, 120 रुपए कर दिया, 200 रुपए शेयर हो गया, 100% आपको दे रहे हैं. कितना भी होगा उतना आपको मिलेगा.
contractual constraints. While guaranteeing loans to a company, sometimes the lender may impose certain restrictions on the payment of the dividend. तो जितना कंपनी लोन गारंटी कर रही है उतना ही लेंडर क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्शंस दे रहा है पेमेंट के डिविडेंड को भविष्य में, कि भाई जितना मेरी कंपनी कमा रही है, लोन दे रही है, क्या कर रही है, वाइल ग्रांटिंग लोन्स टू अ कंपनी. जब एक कंपनी लोन दे रही है अपनी कंपनी को, तो जो लेंडर है वो इंपोज कर रहा है कुछ रेस्ट्रिक्शंस पेमेंट में डिविडेंड को फ्यूचर में. सो द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट द डिविडेंड डज नॉट वायलेट द टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट इन दिस रिगार्ड. तो जो कंपनी है इस कंडीशन में डिविडेंड के उन लॉस को वायलेट नहीं करेगी, उनके अगेंस्ट नहीं जाएगी जिससे कंपनी को नुकसान हो. ठीक है, यहां तक समझ में आया. अब बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग. ये चीजें आपने इतनी चीज समझी कि जब हम कंपनी का डिसीजन ले रहे हैं तो हमारे लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. वी आर टेकिंग सीइंग फाइनेंशियल डिसीजन लिया, कहां पे कितना पैसा लगाना है, क्या करना है. फिर मैंने डिविडेंड डिसीजन लिया, कितना मुझे शेयर होल्डर्स को देना. ये डिसीजन क्या है, कितना मनी मुझे पैसा कंपनी में लगाना है, कितना डिविडेंड मुझे शेयर होल्डर्स को देना है. इन्वेस्टिंग, कितना पैसा मुझे इन्वेस्ट करना है फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. और क्या देखा आपने, इनको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं. फाइनेंशियल पोजीशन जो होगी कंपनी के, जो डिसीजन आपने लिया, सॉरी नॉट पोजीशन, जो डिसीजन आप ले रहे हो वो क्या सोच में रख के लेने हैं, ये मैटर करेगा. फाइनेंशियल डिसीजन आपने लिया तो क्या देखना, कितने समय के लिए लगा रहे हो पैसा, क्या आपकी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन है. सेम गोज फॉर द डिविडेंड. जब आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो आपने ये देखना है कि मैं एटलीस्ट हर महीने उतना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, हाँ या ना, कितना देना है. तो वो आपका डिपेंड करेगा. फिर इन्वेस्टमेंट में कि लंबे समय के लिए या छोटे समय के लिए मैं पैसा इन्वेस्ट कर रही हूं, वो भी यहां पे आपको ध्यान में रखना है. That's all for today.